एक गांव में पवन नाम का एक व्यक्ति रहता था। पवन का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी सुजाता उसे रोज समझाती कि समझ और होशियारी से काम किया करो, परंतु पवन बहुत सीधा और भोला भाला था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिससे उसे अपनी मजदूरी तक पूरी नहीं मिलती थी। एक दिन पवन की पत्नी ने समझाया कि क्यों न तुम अपने मित्र अजीत के पास जाकर कोई काम मांगो, कम से कम वह धोखा तो न देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े, बैल और बहुत से जानवर हैं। वह तुम्हें खेतों का या जानवर देखने का काम जरूर दे देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर पवन अजीत से मिलने निकला और कुछ समय बाद वहां पहुंच गया। लेकिन अजीत वह तो बहुत बदल चुका था। अब वह बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था। फिर भी अपनापन दिखाते हुए पवन से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं। इस पर सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी। पवन खुश हो गया। उसने घर जाकर खुशखबरी अपनी पत्नी सुजाता को सुनाई। पत्नी भी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन पवन अजीत के पास काम के लिए पहुंच गया। अजीत ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद, बीज सब मैं दूंगा। तुम्हारे घर खर्च को कुछ धन भी दे दूंगा, परंतु जब फसल होगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। पवन राजी हो गया तो अजीत बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हम लिखित सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। पवन ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। पवन ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने अजीत के दिए हुए बीज जमीन में बो दिए। कुछ ही दिन में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। पवन खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला पवन अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं समझ सका था। फसल कटने के वक्त अजीत भी खेत पर आया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग पवन को मिलना था और जमीन के नीचे का भाग अजीत को मिलना था। अजीत ने चालाकी की थी और शलगम के बीज दिए थे। फसल काटकर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। अजीत शलगम लेकर बाजार चला गया। वहां उसकी फसल खूब अच्छे दामों पर बिकी और पवन बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो शलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखने और सड़ने लगे। बेचारा पवन दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह अजीत की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर पवन इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बन सकती थी। थोड़े दिन बाद जब वह फिर से अजीत के खेत पर काम करने लग गया तो उसने फिर यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। पवन ने कहा, मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। अजीत मान गया। वह पहले की तरह ही अजीत के दिए बीज खेत पर बोआया और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार अजीत ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली। उसके नीचे की शाखाएं पवन को दे दी। पवन को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। पवन ने सूखी डालियों को कुटवाकर भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया, लेकिन अजीत गेहूं बेचकर माला माल हो गया। अजीत की चतुराई सुनकर पवन की पत्नी सुजाता से न रहा गया। अब उसने अजीत को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने चाल चलने की सोची और एक योजना बनाई।
इस बार पवन के साथ सुजाता भी अजीत के पास गई। वहाँ पहले की तरह ही खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। पवन ने इस बार नीचे की फसल चुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्त उसी के सामने पक्की हो, अतः सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गई। इसके बाद पवन अपनी पत्नी के साथ अजीत के गोदाम से बीज लेने पहुंचा। पत्नी ने उनके दिए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले लिया और खेत में जाकर बो दिया। हर बार की तरह इस बार भी अजीत खेतों की बुआई देखने नहीं आया। पवन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके वे दोनों खेतों में लगे रहते। उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर अजीत बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी लहलहाती फसल देखकर बहुत खुश हुआ। परंतु जब अजीत के मुंशी ने उसके कान में कहा कि इस बार तो पवन की नीचे की फसल है, तो अजीत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने ही पवन की पत्नी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल ज्यादा हुई थी, इस कारण बैलगाड़ी की जगह फसल को ट्रक में लादा जा रहा था। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी तरफ इसके पौधे। पवन अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो बहुत अच्छे दामों पर फसल बेच दी। उसके साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर अजीत के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, इसलिए उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी कोई खरीदने वाला न था। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वह इसका बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ पवन के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह उसका इंतजार कर रहा है। पवन की पत्नी सुजाता ने कहला भेजा कि हमने अब आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से पवन और सुजाता ने मिलकर एक छोटा सा खेत खरीदा और खेतों में दिन रात मेहनत करके काम किया और कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई। खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। उन्होंने फसल काटकर बाजार में बेच दी। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इस तरह से वे अपना जीवन सुख से जीने लगे। और इधर अजीत ने पवन के बारे में सुना तो पछताकर हाथ मलता रह गया। मनोरमा जी बहुत ही सांवली थीं। वहीं उनकी बहू चंदा चांद सी खूबसूरत, लेकिन चंदा जितनी खूबसूरत थी उसका मन उतना ही काला था। अच्छी सास मिलने के बावजूद वो कभी अपनी सास से ढंग से बात तक नहीं करती थी और हमेशा अपने खूबसूरती के घमंड में चूर रहती थी। एक बार की बात है, शाम को, बहू एक कप चाय बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। सासू माँ, आपको चाय की क्या जरूरत है? वैसे भी आप इतनी काली हो, गर्मी में चाय पियोगी तो और काली हो जाओगी। मनोरमा जी बहू की इस बात पर कुछ नहीं कहती। वहीं बहू रसोई में जाके खुद के लिए चाय बनाकर कमरे में चली जाती है, लेकिन सास को पूछती तक नहीं। जिसके बाद मनोरमा जी खुद ही किचन में जाके चाय बना लेती हैं। तभी बहू वहां आ जाती है। माँ जी, मैंने किचन में दूध रखा था, कहाँ गया? मुझे उससे फेस वॉश करना था। लेकिन मैंने तो उसकी चाय बना ली बहू। हाँ, अभी तो मैंने मना किया था ना आपको चाय के लिए। अब मैं फेस वॉश किससे करूं? मुझे आपकी तरह काली कलूटी नहीं बनना। रसोई में आपको कुछ भी चाहिए रहता है तो मुझसे पूछ कर लिया करो। अब मुझे फिर से दूध मंगाना पड़ेगा। शिट, जाओ आप यहाँ से। एक काम करिए, आप ही दूध लेकर आइए। बहू, दूध बहुत महंगा है, वो मुंह धोने के लिए नहीं बना। हाँ, कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे मेरे पापा के घर में मैं दूध से ही नहाती थी, यहाँ मुंह धुलने के लिए भी दिक्कत है। हाँ, रहने दो, मैं खुद ही ले आऊंगी। फिर बहू वहां से चली जाती है। इसी तरह चंदा अपनी सास को हमेशा तंग करती और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। वहीं वो अपनी खूबसूरती को लेके बड़ी ही कॉन्शियस थी। ऐसे ही एक दिन
पड़ोस में एक जगह पूजा होती है। बहू, जा जल्दी से तैयार हो जा, पड़ोस में पूजा है, कमला जी ने बुलाया है। ठीक है, अब तो पूजा में जाकर माँ जी के कालेपन का खूब मजाक उड़ाऊंगी। फिर दोनों सास बहू पूजा में जाती हैं, जहाँ सभी औरतें मनोरमा जी की खूब तारीफ करते हैं, जहाँ चंदा को कोई खास भाव नहीं मिलता। मान गए भाई मनोरमा जी को, 50 साल की उम्र में भी उतनी ही हसीन है जितनी तब थी जब ये इस मोहल्ले में नई नई रहने आई थी। और नहीं तो क्या, भले ही रंग सांवला है लेकिन चेहरे पर वही नूर है आज भी। और ये आजकल की बहुओं को देखो, 10 किलो मेकअप थोप लेंगी लेकिन फिर भी चेहरे पर झुर्रियां ही दिखती हैं। ओ आंटी जी, ये मेकअप की कीमत आप क्या जानो, हम बहुत ही मेहनत करते हैं खूबसूरत रहने के लिए। और ये क्या, माँ जी आपको किस एंगल से खूबसूरत दिख रही है, काली तो दिख रही है। तभी बहू अपनी सास को गौर से देखती है तो उसे भी मनोरमा जी काफी यंग दिखाई देती हैं। माँ जी घर में तो इतनी यंग नहीं दिखाई देती। वहीं बहू के मुंह फट बोलने के कारण सारी औरतें उससे नाराज हो जाती हैं। वहीं पूजा खत्म होने के बाद दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। बहू, क्या जरूरत थी सबके सामने इतना बोलने की, मोहल्ले में तो तूने मेरी नाक ही कटवा दी। नाक तो आपने कटवा दी मेरी, क्या जरूरत थी इतना सज धज कर जाने की कि आप मुझसे ज्यादा सुंदर लगो। अरे लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस हाथ मुंह धो के कपड़े ही तो बदले थे, रहने ही दो अब आप। हाँ। फिर बहू वहां से चली जाती है, लेकिन अब वो अपनी खूबसूरती को लेकर और भी ज्यादा सचेत हो जाती है और नए नए तरह की क्रीम और पाउडर लगाने लगती है, जिससे उसका चेहरा दिन ब दिन खराब होने लगता है। फिर एक दिन, ओह नो, ये क्या हो गया मेरे फेस पर, इतने सारे पिंपल। ओह नो नो नो, अब मेरा चेहरा एकदम खराब दिखेगा। क्या हुआ बहू, तू इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है? आप तो मुझसे बात ही मत करो, चली जाओ यहाँ से, सब कुछ आपके ही कारण हो रहा है। ना आपकी काले चेहरे पर आए नूर को देखकर मैं जेलस होती, और ना ही मैं अपने चेहरे पर दुनिया भर की क्रीम लगाती, और ना ही ये सब होता। अब दुनिया भर के केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करोगी तो यही होगा ना। नसीहत देना सबको आता है, अपनी खूबसूरती का राज बता दोगी तो क्या तुम्हारे चेहरे का नूर चला जाएगा? क्यों सासू माँ? अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मनोरमा जी अपने कमरे में जाती है और एक शॉल लेके बहू के पास आती है। ये क्या है, एक शॉल? ये कोई ऐसा वैसा शॉल नहीं है, जादुई शॉल है, जादुई। मेरी सास को भी मेरा काला रंग नहीं पसंद था, जैसे तुम्हें नहीं पसंद, जिस कारण वो मुझे रोजाना ताने मारा करती थी, बहुत खरी खोटी सुनाती थी, जिससे परेशान होके मैं एक बाबा के पास गई। तब उन्होंने मुझे ये शॉल दी थी और कहा था जब भी मैं मुंह धुलूं इससे मुंह पोंछ लूं, जिससे मेरे चेहरे का नूर हमेशा बरकरार रहेगा और कोई मुझे मेरे रंग के लिए लज्जित नहीं करेगा। बहू, तुम इसे इस्तेमाल करके देखो, सब सही हो जाएगा। जिसके बाद चंदा अपनी सास का दिया हुआ शॉल ले लेती है और हमेशा मुंह धुलने के बाद उससे ही मुंह पोंछने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर आए दाग धब्बे गायब हो जाते हैं और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और अब वो कभी अपनी सास से घृणा का भाव नहीं रखती है। थैंक यू माँ जी, आज आपकी वजह से ही मुझे मेरी खूबसूरती वापस मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। जिसके बाद बहू सास के गले लग जाती है। ये कहानी ढोलकपुर गांव की है, जहां पर लोग हंसी खुशी से रहते थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के खाली मैदानों में सारे बच्चे मिलजुल कर खेला करते थे। उसी गांव में हर साल मेला लगा करता था, जहां पर बहुत भीड़ लग जाया करती थी।
मेले में तरह तरह के बाजार लगा करते थे और नई नई प्रतियोगिताएं होती रहती थी। मेले का दिन नजदीक आ रहा था। तभी एक दिन गांव में घोषणा की जाती है। सुनो सुनो सुनो, इस बार हमने कुछ नया सोचा है। मेले में एक फैशन कंपटीशन रखा जाएगा। जो भी इस फैशन कंपटीशन में जीतेगा उसे साल भर का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। सभी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ये क्या होता है? तुझे इतना भी नहीं पता कि फैशन कंपटीशन क्या होता है? फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले अलग अलग तरह की पोशाक पहनते हैं। अरे बुद्धू, इसमें सभी लोग तरह तरह का भेष बदलते हैं। मैं तो राजकुमारी का भेष बनाऊंगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी राजकुमारी ही बनूंगी। तुम बताओ रेखा, तुम क्या बनोगी? अरे तुम इससे क्यों पूछ रही हो? तुम तो जानती ही हो ये कितनी गरीब है। इसके पास रोजाना पहनने के लिए तो कपड़े नहीं है। ये फैशन प्रतियोगिता में क्या ही पहनेगी? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा बोलकर सभी लड़कियां उसका मजाक बनाने लगती है। रेखा अपनी हालत को देखने लगती है और उस पे बहुत अफसोस करती है, परंतु वो सारी बातें छोड़कर इनाम के बारे में सोचने लगती है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत गई तो मेरे घर में पूरे साल भर का राशन हो जाएगा और माँ को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कोई भी सुंदर सी ड्रेस नहीं है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। रेखा अपने घर जाती है। रेखा के घर पर उसकी माँ विमला एक विधवा औरत थी। रेखा के पिता 5 वर्ष पहले गुजर गए थे। तभी से रेखा की माँ सिलाई करके रेखा और अपना खर्चा चलाया करती थी। विमला को सिलाई का काम आता था, इसलिए गांव के लोग उससे अपने कपड़े सिलवाया करते थे, जिससे विमला अपना और अपनी बेटी का पेट पाल लिया करती थी। विमला के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तभी थोड़ी देर में रेखा घर वापस आ जाती है और अपनी माँ विमला से कहती है, माँ आपको पता है इस बार हमारे गांव में फैशन कंपटीशन की प्रतियोगिता होने जा रही है। माँ मुझे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। रेखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से जुट पाती है और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, मैं ये सब बहुत अच्छे से जानती हूँ, परंतु आपको पता है फैशन कंपटीशन में जीतने वाले प्रतियोगिता को साल भर का राशन मुफ्त में मिलेगा। यही सब सोचकर मैंने सोचा है कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। माँ, अगर मैं जीत गई तो पूरे साल भर का राशन हमें मिल जाएगा। माँ, आपको तो सिलाई भी करनी आती है, मेरे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस बना दीजिए ना। बेटी, मुझे कपड़े सिलने आते हैं, परंतु जानती है ना ड्रेस सिलने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, जिसे लेने के लिए हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है बेटा। माँ, आपके पास साड़ियाँ रखी हुई है ना, आप उसी साड़ी में से मेरी ड्रेस बना दीजिए। मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ ही है, उस साड़ियों से कुछ सिलना हो तो मुझे बता सकती हो बेटी। रेखा सोचने लगती है कि वो सफेद साड़ी से क्या बनवा सकती है। तभी उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आता है। माँ, आप मेरे लिए एक परी जैसी ड्रेस सिल दीजिए। परियां तो सफेद ही ड्रेस पहनती है ना। हाँ बेटी, लेकिन परियों की सफेद ड्रेस पर चमकदार मोती लगे होते हैं, जिनसे उनकी ड्रेस चमकती है और उनकी ड्रेस में बहुत सारी सजावट भी होती है, जैसे फूल, मोती, चमकीली। ये सब हम कहाँ से लेकर आएंगे? माँ, इसकी चिंता आप मत करिए, बस मेरे लिए ड्रेस बनाना शुरू कर दीजिए। ड्रेस को सजाने के लिए मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगी। ठीक है। इसके बाद रेखा ड्रेस की सजावट के लिए सोचते सोचते जंगल की ओर निकल जाती है। रेखा को शुरू से ही जंगल जाने की आदत थी। वो जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से बातें किया करती थी। रेखा जंगल में तितलियों और पशुओं के साथ खेला करती थी। ऐसे ही रेखा तितलियों के साथ खेलते खेलते जंगल के कोने में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये देखकर रेखा की आंखें चमक जाती है। वाह, ये फूल कितने सुंदर है। काश मैं इन्हें अपनी ड्रेस पर लगा पाती तो मेरी ड्रेस बहुत सुंदर लगती। रेखा की आवाज जादुई पेड़ सुन रहा होता है। तभी वो कहता है, बिल्कुल लगा सकती हो, तुम इन फूलों को अपनी ड्रेस पर लगा लो। ये कौन बोल रहा है? यह मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देखो। रेखा को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रही है या सच में एक पेड़ बोल रहा है। वो पेड़ असल में बोल ही रहा था और पेड़ के आँख, नाक और मुंह भी थे। अरे ये कैसे हो सकता है? एक पेड़ बोल कैसे सकता है? इस पेड़ के तो आँख, नाक और मुंह भी है। हो सकता है क्योंकि तुम इस वक्त एक जादुई पेड़ से बात कर रही हो। रेखा, मैं जानता हूँ कि तुम फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हो और उस फैशन कंपटीशन में तुम परी का रोल करना चाहती हो, ताकि तुम यह प्रतियोगिता जीत सको और अपनी माँ की मदद कर सको ये क्या बात है? तुम बोल सकते हो, मतलब तुम एक जादुई पेड़ हो? मैं सही समझ रही हूँ ना?
तो क्या तुम अपने जादू से मुझे परी वाली ड्रेस दे सकते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, परंतु तुम इस बगीचे में जितने भी फूल लगे हैं उन फूलों को अपनी ड्रेस पर लगा सकती हो। परंतु ये कैसे संभव है? फूल तो मुरझा जाएंगे। तुम चिंता मत करो, यह फूल जादुई फूल है, यह कभी नहीं मुरझाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रेखा बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल तोड़ लेती है। शुक्रिया बोलने वाले पेड़, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी सहायता की। इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने तुम्हारी सहायता की। रेखा सारे फूल लेकर अपने घर जाने लगती है। बेटी, तुम आ गई। देखो, मैंने तुम्हारी ड्रेस तैयार कर दी। माँ, और मैं इस ड्रेस को सजाने के लिए सामान ले आई हूँ। सामान? कौन सा सामान? माँ, जंगल से ये फूल तोड़कर लेकर आई हूँ। इन फूलों को मेरी ड्रेस पर लगा दो। परंतु फूल तो मुरझा जाएंगे बेटी। नहीं माँ, ये कभी नहीं मुरझाएंगे। ये जादुई फूल है, इन्हें कभी कुछ नहीं होगा। रेखा फूलों को अपने ड्रेस पर लगा लेती है और देखते ही देखते रेखा की ड्रेस बहुत ही सुंदर लगने लगती है। वो फूल रेखा की ड्रेस पर चमक रहे होते हैं। रंग बिरंगी फूलों से ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। वाह बेटी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। परंतु माँ, परी के तो पंख भी होते हैं, मेरे पास तो पंख नहीं है। विमला अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से अपनी बेटी को एक छड़ी निकाल कर देती है। विमला ने वो पहले से ही तैयार कर दी थी। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। स्टेज पर सभी बच्चे तरह तरह की पोशाक पहनकर आए हुए थे। कोई रानी बनकर आई थी तो कोई राजकुमारी, कोई जादूगरनी तो कोई पंडित। सभी बच्चों ने फैशन कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से की। जैसे ही रेखा स्टेज पर जाती है, रेखा को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनकी नजर रेखा की ड्रेस से हटी नहीं रही होती। सभी बच्चे एक एक करके अपनी ड्रेस दिखाने लगते हैं। सभी की ड्रेस को देखकर जजेस नंबर देने लगते हैं। रेखा की बारी आते ही रेखा की एक सहेली उसे धक्का दे देती है। रेखा गिरने ही वाली होती है कि तभी अचानक एक परी आकर रेखा को बचा लेती है। रेखा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने दूसरों के साथ हमेशा अच्छा किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे होने दे सकती हूँ। परी रेखा को सही सलामत स्टेज पर खड़ा कर देती है। रेखा, तुम्हें बचाते वक्त मैंने सभी को स्टैचू बना दिया था। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, अपना ध्यान रखना। परी सब कुछ ठीक करके वहाँ से वापस चली जाती है। जजेस को रेखा की ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो रेखा को विजेता घोषित कर देती हैं। रेखा को साल भर का राशन मुफ्त में दिया जाता है। इस तरह रेखा अपनी माँ की सहायता करती है और हंसी खुशी से। ये कहानी ढोलकपुर गांव की है, जहां पर लोग